नमस्कार। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो बिना समय इन्वेस्ट किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, और उससे पहले हम लोगों ने अध्ययन किया था चंपारण आंदोलन। जो चंपारण आंदोलन था वह 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ था, और 1917 के बाद जो घटना घटी थी उसका नाम था अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन। तो जो भारत के जो लोग थे, महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में जो भिन्न भिन्न तरह के जो आंदोलन किए जा रहे थे, उस आंदोलन को ध्यान में रखते हुए वो आंदोलन के माध्यम से भारत के जो लोग थे वह जीत जा रहे थे ब्रिटिश सरकार के प्रति। तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि यदि ऐसे ही भारत के लोग आंदोलन करते रहे तो एक दिन हमें देश छोड़ना पड़ेगा, हमारी जो शासन व्यवस्था है यह भारत के ऊपर कमज़ोर पड़ जाएगी और भारत के लोग पूर्ण स्वराज के लिए या किसी माध्यम से आंदोलन करके हमें अपने देश से हटा देंगे। तो कुछ ऐसा कार्य किया जाए जिनसे भारत के लोगों के ऊपर दबाव बनाया जाए। तो महात्मा गांधी के नेतृत्व में और अन्य लोगों के देख रेख में जो आंदोलन हो रहे थे, उस आंदोलन को दबाने के लिए कि कोई भारत का व्यक्ति किसी प्रकार का आंदोलन न करे और वह जीत प्राप्त न करे, उस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने एक नियम पारित किया, जिस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट। तो आज का हम लोग का विषय है, दो टॉपिक पे हम लोग आज बात करने वाले हैं। एक रॉलेट एक्ट पे हम बात करेंगे और एक जलियांवाला बाग हत्याकांड। दोनों को हम एक दूसरे से जोड़ करके अध्ययन करने का काम करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो जो महात्मा गांधी थे और अन्य लोगों का जो काम था उसको दबाने के लिए कि भारत के लोग किसी प्रकार से जीत प्राप्त न कर सके, कोई आंदोलन न कर सके, इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने एक शुरू किया आंदोलन जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। एक नियम पारित किया, एक कानून बनाया जिस कानून का नाम था रॉलेट एक्ट। क्या नाम था? रॉलेट एक्ट। तो चलिए हम सीखते हैं कि रॉलेट एक्ट है क्या। रॉलेट एक्ट है क्या, देखिए ध्यान दीजिए। रॉलेट एक्ट यह कौन बनाया था? ब्रिटिश सरकार। जो ब्रिटिश सरकार थी वो नियम बनाई रॉलेट एक्ट का। और जो रॉलेट एक्ट घटना घटी थी यह कब घटी थी? रॉलेट एक्ट घटना जो घटी थी यह 19 मार्च 1919 को। कब घटी? 19 मार्च 1919 को। देखिए ध्यान दीजिए, रॉलेट एक्ट 19 मार्च 1919 को यह घटना घटी थी। कौन? रॉलेट एक्ट। इसमें हुआ था क्या कि जो ब्रिटिश सरकार थी वो ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों के ऊपर शक की नज़र से देखने वाले भारतीयों को, यानी कहने का मतलब ये कि अगर कोई भी भारत का व्यक्ति अगर ब्रिटिश सरकार की तरफ शक की नज़र से देखेगा तो उस शक के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नियम बना दिया गया कि अगर कोई भारत का व्यक्ति किसी ब्रिटिश के तरफ किसी प्रकार से शक की नज़र से देखेगा तो उसे शक के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। किसमें कहा गया? रॉलेट एक्ट में। इसमें रॉलेट एक्ट में यह नियम बना दिया गया। लेकिन आप ही सोचिए, यह नियम क्या उचित है? क्या यह नियम सही है? जैसे आप ही हैं, कहीं जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं और रास्ते में किसी व्यक्ति के ऊपर सर उठा करके आप उसको देख लिए या ताक दिए
तो वह व्यक्ति आपको अनुचित रूप से आपके प्रति गलत बिहेवियर अपनाएगा तो क्या आपको अच्छा लगेगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं लगेगा। तो ठीक उसी तरह जब यह नियम बना रॉलेट एक्ट कि शक के आधार पर भारत के लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, तो यह नियम भारत के लोगों को पसंद नहीं आया। यह नियम पसंद नहीं आया। भारत के लोगों ने कहा कि ये कौन सा नियम है कि बस शक हुआ और शक के आधार पर गिरफ्तार कर लेंगे। वो भी जो शक था उस शक के आधार पर गिरफ्तार करने की जो प्रक्रिया थी उसका समय सीमा निश्चित नहीं था। कहीं कहीं दिया होता है कि 2 साल, कहीं कहीं दिया होता है 3 साल, लेकिन कहीं कहीं दिया होता है कि समय निश्चित नहीं था। किसका? तो इसके अधीन गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति की कई सालों से कैद में रखा जाएगा। 2 साल, 3 साल या अनिश्चित समय के लिए कितना रखा जाएगा इसका समय सीमा निर्धारित नहीं, लेकिन अधिकांशतः किताबों में दिया है 2 साल के आसपास या 2 साल। तो रॉलेट एक्ट इसमें कहा गया कि शक के आधार पर भारत के लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें पहला नियम बनाया गया कि शक के आधार पर, शक के आधार पर, शक के आधार पर, शक के आधार पर भारत के लोगों को, शक के आधार पर भारत के लोगों को, भारत के लोगों को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जाएगा। किसके आधार पर? शक के आधार पर भारतीयों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस कानून को नाम दिया गया काला कानून। इस कानून को नाम दिया गया काला कानून। लेकिन काला कानून इसे क्यों कहा गया? क्योंकि जब इसमें किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करेंगे तो ना उसकी सुनवाई होगी, ना कोई अपील होगा, ना कोई दलील होगा। तो इसमें ना कोई अपील, ना कोई दलील, इसमें कोई सुनवाई नहीं होगा। किसमें? रॉलेट एक्ट में। तो इसमें कोई अपील नहीं, अपील की सुनवाई नहीं होगी, ना कोई अपील, ना कोई अपील, ना कोई अपील होगा और ना कोई सुनवाई होगा, ना कोई अपील, ना कोई दलील, ना कोई दलील और ना कोई वकील, और ना कोई वकील, ना कोई वकील होगा, ना कोई वकील होगा। इसमें गिरफ्तार करेंगे तो इस गिरफ्तारी में ना कोई अपील, ना कोई दलील और ना कोई वकील। इसलिए इस कानून को नाम दिया गया काला कानून। क्या नाम दिया गया? काला कानून नाम दिया गया। इस कानून को नाम दिया गया काला कानून। काला कानून नाम दिया गया। किसको? तो रॉलेट एक्ट को। और इसे किसकी अध्यक्षता में बनाया गया था? तो सर सिडनी की अध्यक्षता में यह कानून पारित किया गया था। किसके अध्यक्षता में? सर सिडनी के अध्यक्षता में। यह लिखें कि सर सिडनी के अध्यक्षता में, सर सिडनी के अध्यक्षता, सर सिडनी के अध्यक्षता में, सर सिडनी के अध्यक्षता में यह नियम पारित किया गया था। यह नियम पारित किया गया। यह नियम पारित किया गया। इसलिए इस नियम को नाम दिया गया सर सिडनी रॉलेट एक्ट। नाम दिया गया सर सिडनी रॉलेट एक्ट। क्या नाम दिया गया? सर सिडनी रॉलेट एक्ट नाम दिया गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इस कानून में, इस नियम में यह नियम दिया गया कि ना कोई वकील होगा, ना कोई अपील होगा, ना कोई दलील होगा। इसलिए इस कानून को नाम दिया गया काला कानून। और इसे लागू कौन किया था? किसकी अध्यक्षता में प्रस्ताव पारित हुआ था? तो सर सिडनी
की अध्यक्षता में यह नियम पारित हुआ था। इसमें व्यक्ति को कोई कितने साल तक गिरफ्तार करेगा उसकी समय सीमा निश्चित नहीं की गई थी, कहीं कहीं 2 साल दे देता है। और इसको लागू किए थे सर सिडनी। जैसे होता है ना कि कभी कोई व्यक्ति कोई काम करता है तो उस काम को किस आधार पर उसका नामकरण करेगा, तो वह व्यक्ति अपने द्वारा यानी अपने नाम के आधार पर ही उस काम का नामकरण कर देते हैं। उसी तरह से इस व्यक्ति ने, इस ब्रिटिश सरकार ने, इस ब्रिटिश के अध्यक्ष ने जो नियम बनाया था, कौन, कि भारत के लोगों को शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, तो उसने अपने नाम पर ही इस कानून का नामकरण कर दिया। उसका नाम रख दिया सर सिडनी रौलेट एक्ट। और यह घटना कब घटी थी, तो सन 19 मार्च 1919 में, 19 मार्च 1919 में। लेकिन आप ही सोचिए कि जब यह कानून बना दिया गया, यह नियम बना दिया गया, तो क्या शक के आधार पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना उचित है? क्या लोग इस नियम कानून को क्या मंजूरी देंगे? क्या लोग इसको मानेंगे? जी नहीं। तो जो भारत के लोग थे, जब भारत के लोगों को मालूम चला कि ब्रिटिश सरकार ने हमारे प्रति जो एक कानून बनाई है रौलेट एक्ट कि शक के आधार पर भारत के लोगों को गिरफ्तार कर लेगी, तो भारत के लोग इस कानून से नाराज हो गए। इस कानून से, इस बनाए गए कानून से दुखी हो गए और इस कानून का विरोध करने के बारे में सोचा और विरोध किए। और वही विरोध भारत के लोगों का कन्वर्ट हो गया, बदल गया जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में। तो चलिए अब सीखते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था, क्यों हुआ था, क्या कारण था उसके होने का। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए और हम चलते हैं इसके आगे। इसका लीजिए स्क्रीनशॉट आप, हो गया। चलिए इसको मिटाते हैं और चलते हैं अपने जलियांवाला बाग हत्याकांड के तरफ। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा? ठीक है, चलिए इसके आगे हम लोग सीखते हैं। चलिए देखिए, और हम बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड यह कब हुआ था, तो यह घटना घटी थी 13 अप्रैल 1919 को। कब घटी थी, तो 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919, 13 अप्रैल 1919। यह क्यों हुआ था, आइए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए ध्यान से, जो ब्रिटिश सरकार द्वारा जो रौलेट एक्ट बनाया गया था, उसके विरोध में जो भारत के लोग थे, उसके विरोध में लोग आंदोलन करना शुरू कर दिए। लेकिन जो कानून बना था, उस कानून के बारे में अभी सभी भारत के लोगों को ज्ञात नहीं था, जानकारी नहीं थी। अगर कोई भारत का लोग, अगर कोई भारत का व्यक्ति अगर बाहर निकले और ब्रिटिश के व्यक्ति की तरफ देख दे तो उसे गिरफ्तार कर दिया जाएगा, इसकी जानकारी अभी सभी को नहीं थी। लेकिन कुछ लोगों को, कुछ हमारे देश के जो नेता थे, क्रांतिकारी थे, उनको ये चीज़ ज्ञात हो गई थी कि ब्रिटिश सरकार ने इस तरह का नियम कानून बना दिया है। क्योंकि उस समय हमारे देश में रेडियो संचार के माध्यम वगैरह बहुत कम थे, जो पत्रिका वगैरह थे उसके मतलब कम थे, ताकि जानकारी विस्तृत हो और हर किसी को जानकारी मिल जाए। तो हुआ क्या कि रौलेट एक्ट के विरोध में जो भारत के लोग थे वह एक दूसरे के यहाँ अलग अलग माध्यमों से सूचना पहुँचाना शुरू कर दिए कि हम एक दूसरे जगह जाएंगे, लोगों के यहाँ घूम घूम के इस सूचना को हम उनको आगाह करेंगे, सूचना को बताएंगे, जिससे लोग इस जानकारी को जानेंगे और इसके प्रति आलोचना करेंगे या फिर इसके प्रति आंदोलन करने का काम करेंगे। हुआ क्या कि जो महात्मा गांधी थे, वो महात्मा गांधी जी लोगों को आगाह करने के लिए, लोगों को बताने के लिए दिल्ली की तरफ रवाना हो चले। और 2 व्यक्ति और थे,
एक का नाम था डॉक्टर सत्यपाल और एक का नाम था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। आइए देखते हैं, इसमें अन्य अन्य व्यक्ति थे, इसमें कौन कौन थे। तो इसमें हम बात कर लें महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी जी, महात्मा गांधी, और दूसरे की बात कर लें तो डॉक्टर सत्यपाल, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, यह दो लोग थे। अन्य लोग थे, और भी अन्य लोग थे। तो महात्मा गांधी दिल्ली की तरफ चले रवाना हुए कि लोगों को इसके बारे में आगाह करेंगे, और दो व्यक्तियों को और काम दिया गया, डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को। ये पंजाब की तरफ गए, रवाना हुए, और लोगों को आगाह करने के लिए जैसे ही ये घर से बाहर निकले तो पहले ही कानून बन चुका था कि कोई भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी भारत के व्यक्ति के ऊपर शक होगा तो उस शक के आधार पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और जैसे ही ये बाहर निकले तो ब्रिटिश सरकार के जो पुलिसकर्मी थे वो बाहर घूम रहे थे, उनको शक हुआ कि यह लोगों को जा करके यह एक तरह से बता रहे हैं, यह आंदोलन की प्रक्रिया को जताने का प्रयास कर रहे हैं। शक हुआ और भारत के जो दो व्यक्ति थे डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। जब इन दो चर्चित नेताओं को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार कर लिया और किसी तरह से जो भारत के लोग थे उन्हें ज्ञात हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है, तो उनके मन में एक अलग सा ही सोच उत्पन्न हो गई और ब्रिटिश सरकार के प्रति उन्होंने आंदोलन की प्रक्रिया को बढ़ाने के लिए सोचा। हुआ क्या कि जो पंजाब था, पंजाब के अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर शहर में हम बात कर लें, पंजाब के अमृतसर शहर में, पंजाब के अमृतसर शहर में, पंजाब के अमृतसर शहर में, अमृतसर शहर में, पंजाब के अमृतसर शहर में, अमृतसर में एक जगह था, पंजाब में अमृतसर एक जगह था। वहाँ पर हुआ क्या कि समय था 13 अप्रैल 1919 का, 13 अप्रैल 1919 का। लेकिन जो डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू थे, इन्हें गिरफ्तार कब किया गया था? इन्हें गिरफ्तार किया गया था 10 अप्रैल 1919 को। इनको गिरफ्तार किया गया 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार किया गया था। और पंजाब के अमृतसर शहर में एक समय था बैसाख का समय, और लोगों को लगा कि बैसाख के समय जो मेला लगता है उस मेले में हम सभी चलेंगे, और जो भी ब्रिटिश सरकार के प्रति जो नियम बनाई थी रॉलेट एक्ट की, उसके प्रति हम एक दूसरे को जानकारी दे देंगे, और हम ब्रिटिश सरकार के प्रति वहाँ से जो नियम कानून है उसकी अवहेलना करेंगे, आलोचना करेंगे, बुराई करेंगे, जो भी करेंगे वहाँ शुरुआत करेंगे। तो जो बैसाख का समय था, कौन समय था? बैसाख का समय, बैसाख, और उसी टाइम मेला लगता था। क्या लगता था? मेला। और उसी मेला में जो सब लोग इकट्ठा हुए, उस मेले में तकरीबन देखा जाए तो अधिकांशतः 20,000 प्लस लोग शामिल थे। उस मेले में 20,000 प्लस अधिकांशतः लोग शामिल थे। इतना भव्य मेला लगता था। कहाँ पर? पंजाब के अमृतसर शहर में बैसाख के दिन। अब वहाँ पर लोग इकट्ठा हुए, तो जो ब्रिटिश पुलिसकर्मी थे, जो ब्रिटिश के अध्यक्ष सर सिडनी थे, नियम जो बना था उनको ज्ञात हो गया, उनको शक हुआ कि लग रहा है कि भारत के जो लोग हैं वह बैसाख वाले मेले में वह हमारी नियम कानून के प्रति आलोचना करने की काम कर रहे हैं, वो बुराई करने का काम कर रहे हैं, आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। उन्हें शक हो गया, और शक के आधार पर जो नियम पहले से बन चुका था, ब्रिटिश सरकार के जो एक पुलिसकर्मी थे, एक कह सकते हैं कमांडर,
जिनका नाम था जनरल आर डायर और जनरल ओ डायर। दो लोग थे, जनरल आर डायर और जनरल ओ डायर। जनरल ओ डायर को उन्होंने भेजा कहाँ पर, तो पंजाब के अमृतसर शहर के तरफ, जहाँ पर मेला लगा हुआ था। और जो मेला लगा था उस मेले का जो क्षेत्र था, जो एरिया था, वो चारों तरफ एक तरह से कह सकते हैं कि एक तरह से किलाबंदी था, चारों तरफ से दीवार था और उस बीच में एक कुआं था। और उस क्षेत्र में, उस जगह जाने के लिए और निकलने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बस मात्र रास्ता था, एक रास्ता था। और सब लोग उस मेले में प्रवेश कर गए थे। और धीरे से बाद में जो जनरल ओ डायर है उसने अपने सैनिकों के साथ उस स्थान पर प्रवेश किया और प्रवेश करके उन्होंने जो दरवाज़ा था उस दरवाज़ा को बंद कर दिया। और जो दरवाज़ा बंद करने के बाद अपने सैनिकों को आदेश दे दिया कि एक भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए, एक भी व्यक्ति बचना नहीं चाहिए। तो जनरल ओ डायर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया और उसके आदेश के आधार पर ब्रिटिश सरकार के पुलिसकर्मी ने जो मेले में इकट्ठे लोग थे उसमें बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, युवा भी थे, महिलाएं भी थी, यानी सब लोग थे। और उन निहत्थे लोगों के ऊपर ब्रिटिश सरकार के पुलिसकर्मियों ने अंधाधुन गोली चलाने का आदेश दे दिया, गोली चलाने का आदेश दे दिया। और उन्होंने लगातार फायर करते रहे। जो वहाँ पे इकट्ठा लोग थे वो भागने लगे, बिल्कुल शांत स्वभाव सा था। और तुरंत इस घटना को देखते हुए अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान को बचाने के लिए वह भाग रहे थे। कोई जो दीवार थी उस दीवार को कूद के भाग रहा था, उसमें कुछ झाड़ियाँ थी, लोग झाड़ियों में छुप रहे थे, तो सबको मार दिया गया। जो दीवार की तरफ कूद के भागने का प्रयास कर रहे थे उनको मार दिया गया, जो झाड़ियों में छुप रहे थे उनको मार दिया गया। तो जो महिलाएं थी उनके जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको लगा कि मैं यदि अपने छोटे बच्चों को अगर मैं गोद में ले लूं तो शायद हो सकता है कि ब्रिटिश को दया आएगी कि ये छोटे बच्चे हैं, इनके ऊपर किसी प्रकार का गोली चलाना उचित नहीं है। लेकिन वो ब्रिटिश है, वो अंग्रेज हैं, अंग्रेज किसी का सुनने वाले नहीं हैं। उनको उन छोटे बच्चों के ऊपर भी किसी प्रकार की थोड़ा भी दया नहीं आई। और उसने लगातार गोली चलाते रहे और उस गोलियों की बौछार से अधिकांशतः लोग मारे गए। लोग अपनी जान को बचाने के लिए, जो उसमें एक कुआं था, बीच में एक कुआं था, उस कुएं में लोग अपनी जान को बचाने के लिए कूदना शुरू हो गए। एक कूदा, दो कूदा, तीन कूदा, चार कूदा, पांच कूदा, ऐसे कूदते कूदते पूरा कुआं इंसानों से भर गया। आप ही सोचिए कि जो व्यक्ति उस कुएं के अंदर सबसे नीचे दब के मरा होगा वो कितना तड़प के मरा होगा, उसे कितना तकलीफ हुआ होगा। लेकिन ब्रिटिश को थोड़ा भी भारत के इन लोगों के ऊपर थोड़ा भी दया नहीं आई, बिल्कुल थोड़ा भी दया नहीं आई। इस तरह से जो जलियांवाला बाग हत्या, जो पंजाब का अमृतसर शहर था जहाँ मेला लगा था, वहाँ पर बिल्कुल जो भूमि थी वो खून से लथपथ सी हो गई, मानो यहाँ पर मेला था ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर लाशों का केवल बस ढेर बचा हुआ है। वहाँ पर लाशें बिछ गई, बिल्कुल हर जगह जहाँ देखो तहाँ भूमि खून से लथपथ थी, खून से बिल्कुल लाल थे। लेकिन किसी कारणवश वहाँ पर एक बच्चा था जिसका नाम था उधम सिंह। वह उधम सिंह किसी तरह से बच निकले और वहीं पर उन्होंने प्रण लिया कि जब तक मैं ब्रिटिश सरकार के इस पुलिसकर्मी का जब तक मैं मार नहीं देता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। और शपथ को लेकर के अपने जीवन प्रक्रिया को आगे बढ़ाना शुरू कर दिए। जब ये घटना घटी तो वहाँ पूछा गया कि जनरल ओ डायर से कि वास्तव में आपने ऐसा क्यों किया, क्या कारण था। तो जनरल जो ओ डायर था उसने कहा क्या करते,
अगर हम इनको न मारते तो ये मुझे मार देते, इसलिए मैं अपनी जान की सुरक्षा के बदले मैं इन्हें मार दिया। तो एक अध्यक्ष था जिसने जो जनरल ओ डायर थे उनका वकालत किए और उनको निर्दोष साबित कर दिया। वो बच गए और उसकी जानकारी के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया कि वहाँ पर जो भी कार्रवाइयाँ हुई वो कैसे हुई थी, क्या कारण था, किसके लिए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड में जो घटना घटी थी उस घटना की जानकारी के लिए हंटर आयोग का गठन किया गया था। बाद में जो जनरल ओ डायर थे उनको इस काम से उन्हें सराहा गया और उन्हें सम्मान से पुरस्कृत किया गया। किसको? जनरल ओ डायर को। लेकिन वह भूल रहे थे। उनको लगा कि हम लोगों को मार दिए तो अच्छा किए, लेकिन उसी में से एक देश का महान क्रांतिकारी, एक महान व्यक्ति उनको मारने के लिए षड्यंत्र रच रहा था, जिसका नाम था ऊधम सिंह। हुआ क्या कि जो ऊधम सिंह थे उस समय छोटे अवस्था में थे और वह अपने जीवन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे थे। उसने सोचा था कि जब तक मैं मार नहीं दूंगा उस जनरल ओ डायर को, तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। तो लंदन जाने के लिए उनके पास पैसे पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं थे। वह छोटे से थे। उस समय उन्होंने एक बढ़ई का काम किया, फिर मजदूरी की। धीरे धीरे वह आगे बढ़े और उसके बाद वो अफ्रीका गए और अफ्रीका से जाने के बाद वो जा करके अमेरिका गए और अमेरिका जाने के बाद उन्होंने अपने जो रंग रूप, जो दीन दशा, जो बिहेवियर, जो सब कुछ रहन सहन था वो सबको एकदम एक्सचेंज कर लिया था, ताकि कोई भी दूसरा व्यक्ति उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई शक न कर सके और उन्हें हम आराम से मार सके। और हुआ क्या? वही होना था जो होने को मंजूर था। वही होना था 13 मार्च 1940 को। 13 मार्च 1940, क्या लिख दें कि 13 मार्च 1940 को, 13 मार्च 1940 को जो ऊधम सिंह थे वह ऊधम सिंह लंदन में प्रवेश किए और लंदन में प्रवेश करके जो असेंबली थी उस असेंबली में बैठक हो रहा था और जो यहाँ पर हत्या किए थे जनरल ओ डायर ने, उनको उस सभा में जैसे ही खड़ा हुए तो ऊधम सिंह ने उन्हें गोली मार दिए। पहले गोली मारे उनके सीने में और तुरंत धराशायी हो गए और 2 गोली और तुरंत शूट कर दिए, जिससे कि जो जनरल ओ डायर था उसकी तत्काल ही मृत्यु हो गई। वो दिन था कौन? तो 13 मार्च 1940, यानी 13 मार्च 1940 को ऊधम सिंह ने लंदन में प्रवेश करके अंग्रेजों के घर में घुस करके उन्हीं के सदन में उनको मारने का काम किया था। कौन? ऊधम सिंह। और ऊधम सिंह ने उनको मार करके वहाँ से भागे नहीं, बिल्कुल डरे नहीं। जो बंदूक ले गए थे वह किताब में पैक करके ले गए थे ताकि किसी को कोई जानकारी न मिले। एकदम बिल्कुल शांत स्वभाव में थे, घबराहट बिल्कुल भी नहीं कि मन में घबराहट है, एकदम शांत। और तुरंत ही जैसे खड़ा हुआ जनरल ओ डायर तो 13 मार्च 1940 का समय था और बंदूक निकाल करके उन्हें शूट कर दिया, उन्हें मार दिया और भागे नहीं। ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और इनके प्रति कार्रवाई की।